हमारे साथ इस वक्त एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या तैयारियां हैं और महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासत को देख रहे हैं। स्वागत है आपका श्रीवास्तव जी, बताइए। नमस्कार। में ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार जी ने काम खूब किया, लेकिन उनको जो ओपन हैंड खुला हाथ दिया वो शरद चंद्र पवार जी ने दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जब काम करने का मौका शरद चंद्र पवार जी ने उनको दिया और अब सियासी तौर पर दोनों लोग अलग हो चुके हैं, वो कैसे आप उसको जस्टिफाई करते हैं? जस्टिफिकेशन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से आगे बढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए। आदरणीय अजीत पवार में जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप उन्होंने अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट किया है। निश्चित रूप से उस पर कोई ना कोई तो पीछे रहेगा ही, लेकिन इसका तात्पर्य ये कभी भी नहीं है कि वहाँ ये जो मौका मिला है अजीत दादा पवार को काम करने का, इसके पीछे कोई खाली एक ही व्यक्ति है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अजीत दादा पवार के साथ काम किया और उसमें सबसे अहम भूमिका तो खुद अजीत दादा पवार की भी है कि उनको जो मौका दिया गया, उनको जो जिम्मेदारी दी गई, उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया कि उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो जब आदमी ये सिद्ध कर देता है कि उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, तो फिर उसे मौका भी मिलता है। एक चीज़ मुझे आपके क्षेत्र में जाने पर जो सामने आई वो ये थी कि शरद पवार जी को लेकर के लोगों में एक सिंपैथी है, ख़ास तौर से वो सिंपैथी कि पार्टी का नेतृत्व उनके हाथों में था और अचानक ऐसे सियासी समीकरण बदले कि पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ से चला गया और उनके जो अपने भतीजे हैं वो भी उनके हाथ से चले गए। तो आपको क्या लगता है कि उस सिंपैथी में महाराष्ट्र की सियासत और ख़ास तौर से बारामती जैसे इलाके की सियासत में कुछ बड़ा चैलेंजिंग है और बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है चुनावी नतीजों में? मुझे लगता है कि बारामती का जो मतदाता है वो बहुत ही परिपक्व और समझदार मतदाता है और वो जानता है कि क्षेत्र के विकास के लिए ज़्यादा ध्यान देने वाले लोगों की ज़रूरत है और खाली हम उसको भावनात्मक जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हमको अपने क्षेत्र का विकास करना है तो उसमें एकमात्र अजीत दादा पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को भी समझते हैं और वो बेहतर तरीके से उनका सलूशन भी ढूंढ पाएंगे। और देखिए, ये जो फैसला हुआ हमारा एनडीए में जाने का भी, इसके पीछे भी मूल मकसद यही है कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र का विकास होना है, किसी भी राज्य का विकास होना है, तो जब तक उस पर केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होगी, जब तक केंद्र सरकार का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास करना बहुत कठिन है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जुड़ने का मेन मकसद यही है कि आप क्षेत्र का विकास चाहते हैं, जो डबल इंजन की सरकार कही जा रही है उस कॉन्सेप्ट के? हाँ, इसलिए कि ये बात कोई हम लोगों के लिए नई नहीं है। ये चीज़ जब 2004 में जो कांग्रेस थी उसको हम लोगों ने जब समर्थन दिया था, तब भी ये मुद्दा डिस्कस हुआ था और उस समय फिर यही बात सामने आई थी कि यदि हमको क्षेत्र का विकास करना है, महाराष्ट्र के हितों की अगर हमको रक्षा करना है, तो हमको केंद्र सरकार के साथ जाना पड़ेगा। और उसी बात को ध्यान में रख के उस समय भी हम लोगों ने यूपीए का हम लोग हिस्सा बने थे, तो ये बहुत ही स्पष्ट बात है। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि केंद्र सरकार की मदद के बगैर, केंद्र सरकार से एसोसिएट हुए बगैर ये चीज़ संभव नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि जब एनडीए के साथ हम लोगों ने अपने इस एनडीए के गठबंधन में हम लोग शरीक हुए, तब ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने थी कि हम एनडीए में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हैं। हमने अपनी विचारधारा से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। जैसे कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि देश में अल्पसंख्यकों का भी उतना ही महत्व है जितना कि बहुसंख्यकों का मामला है। हम लोगों ने हमेशा इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी लगातार अल्पसंख्यकों के लिए भी बात कर रही है और यही कारण है कि जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें हमने जो हमारा जो कवर पेज है, उस कवर पेज में हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी रखा है, उनको भी स्थान हम लोगों ने दिया, क्योंकि हम ये स्पष्ट एक संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने अल्पसंख्यकों के साथ हैं। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि ईडी, सीबीआई और तमाम तरीके के जो एजेंसीज हैं उसके डर से अजीत दादा एनडीए में आ गए। देखिए, जो लोग आरोप लगाते हैं वो आरोप लगाते हैं इसलिए कि किसी की राजनीतिक छवि को खराब करना है। इसी के तहत ये आरोप चल रहा था। आप देखिए कि जिस दौर का ये आरोप लगाया आदरणीय अजीत दादा पवार पे, उस समय उनके मंत्रालय का बजट ही 13,000 करोड़ का था।
तो 13,000 करोड़ के बजट में 70,000 का भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है ये अपने आप में एक बिल्कुल एक कहानी है। और फिर लोग कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोट करते हैं कि उन्होंने इस बात को कहा था। बिल्कुल उन्होंने कहा था, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस बात को जब समझा तभी हम लोग उनके साथ गए। उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि 13,000 करोड़ के बजट पर 70,000 का भ्रष्टाचार कभी हो नहीं सकता। तो आपको लगता है वो कोई मुद्दा? बिल्कुल मुद्दा नहीं है। और ईडी, सीबीआई, मैं और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय अजीत पवार, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब या श्रीमती सुनेत्रा पवार, इनके खिलाफ किसी भी जांच एजेंसी के पास किसी भी तरह का कोई केस पेंडिंग नहीं है जहाँ पर कि जांच चल रही हो। शिकायत होना एक अलग बात है, मैं इसको स्पष्ट कर दूँ। देखिए कि शिकायत होना, शिकायत की जांच होना और शिकायत की जांच के बाद हकीकत होना, वो जो शिकायत हुई है वो सच साबित होना, ये 3 अलग अलग स्टेज है। शिकायत हुई, इससे हम लोग कोई इनकार नहीं करते, उसकी जांच हुई, ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन जांच के बाद ये पाया गया कि वो जो शिकायतें हुई थी वो आधारहीन थी, उनमें कोई सत्यता नहीं थी, इसलिए सी समरी लगाई गई। सी समरी का कंसेप्ट ये है कि जब कोई शिकायत हो, उस पर जाँच हो, अगर उस पर किसी भी प्रकार की ना सच्चाई पकड़ में आए, ना उस पर कोई झूठ बात हो, तो उस पर सी समरी लगती है कि ना ये हुआ है, ना इसकी कोई संभावनाएं हैं। तो ये सारी सी समरी लगी हैं, लंबी जांचों के उपरांत लगी हैं। तो इसलिए ये मुद्दा है ही नहीं। हम लोग जो एनडीए में गए, बहुत ही स्पष्ट हम लोगों का मानना है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो अभी देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जो तय किया है एक रास्ता, उनके सामने आने वाले दिनों में 25 साल का एक देश के विकास का उन्होंने एक ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा है। तो आप उस ब्लूप्रिंट के सहारे जो डेवलपमेंट है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है उस ब्लूप्रिंट के माध्यम से इस देश में बेरोजगारी भी दूर होगी, किसानों की समस्याओं का भी समाधान निकलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो आपको लगता है लंबे समय तक आप एनडीए का हिस्सा रहेंगे? लंबे समय या किस समय तक? देखिए, अभी तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि उनके साथ काम करें और उसका फ़ायदा हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट को मिले, महाराष्ट्र को मिले, आम आदमी को उसका फ़ायदा मिले। तो लंबे समय तक साथ काम करने में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई रुकावट है या हम लोग इस मामले में कोई रिजर्वेशन रखते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।